दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की। आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने क्वेश्चंस आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भेजिए। फेसबुक और एक्स पर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाए, वहां पर #आस्क-आवाज लिखकर अपने सवाल लिख भेजिए। आज हमारे साथ है इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदर, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पंकज नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप मार्केट का। और निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी वॉलेटिलिटी रही। एक समय में मार्केट लोअर लेवल से रिकवर होकर अच्छी तेजी दिखा रहा था, उसके बाद वापस ऊपरी सारी बढ़त गवाते हुए लाल निशान में बंद हुआ। 31 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप्स में हालांकि बाइंग थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से ये भी थोड़ा थोड़ा हल्का हुए। क्या रहा पूरा एक्शन आज के सेशन में, लेते हैं पूरी अपडेट कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम आज बाजार में हमें देखने को मिला है। निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में हालांकि थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी जो है आज के सत्र में देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बोले तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे भी देखने को मिला है। काफी सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जिसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन काफी सारे पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें हायर लेवल से वापस से एक जो बिकवाली है वो आती हुई दिखाई दी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक में अच्छा रुझान बना हुआ था। आईटी आज 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। कैपिटल मार्केट में शानदार तेजी थी। बट अगर हम फ्लिप साइड की बात करें तो डिफेंस में एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया। एफएमसीजी फ्लैट क्लोजिंग और फाइनेंशियल भी थोड़े से दबाव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े हैं। निफ्टी की अब स्टॉक की बात करी जाए तो बढ़ने वालों में इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा सबसे इंपॉर्टेंट आज आईटी सेक्टर ही था और काफी बस में भी बना हुआ था। जो सैलरी हाइक है उसको लेके टीसीएस की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया है और इसके अलावा इटर्नल रिपोर्ट आई है लारा की तरफ से, उसके बाद ये जो बज है वो हमें देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंज्यूमर और टाइटन में हमें जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है और मार्केट में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी में आज काफी शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि जो बाकी की आईटी कंपनीज है वो भी हमें जो सैलरी हाइक है वो करती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो एक्सपेक्टेड था उस लाइन से काफी नीचे जो सैलरी हाइक है वो आया है बिकॉज ऑफ एआई डिफ्लेशन जो है चिंताएं यहाँ पे मंडराती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि एक हफ्ते में दूसरी बार जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके चलते आईओसी में एक अच्छा रुझान था। इनफैक्ट इसके नंबर्स भी आए थे कल। नंबर्स के बाद भी ये जो तेजी है वो देखने को मिली है। आईजीएल, एचपीसीएल और गुजरात गैस भी इसी बस के चलते आज शानदार तेजी करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल हम बोले तो एक साइडवेज मोमेंटम और कुछ पॉकेट्स के लिए काफी अच्छा रहा है। अब लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज ने बिकवाली की है लगभग 2457 करोड़ की कैश मार्केट में। डीआईज ने हालांकि बाइंग की है 3801 करोड़ की। अब रणनीति आपके अगले सत्र के लिए क्या होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। पंकज नमस्कार, बताएं पहले तो क्या आउटलुक रहेगा अगले सेशन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर। गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी देखिए, जहां तक बात हम लोग निफ्टी की करते हैं तो एक सारा दिन एक दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया और क्लोजिंग के समय आखिरी के 1 घंटे के अंदर थोड़ा मार्केट के अंदर दबाव देखने मिला। 23,700 का एक क्लस्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक 23,700-750 की रेंज में है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी होती हुई दिखेगी। मुझे लगता है कि सेल ऑन द राइज वुड बी द परफेक्ट स्ट्रेटजी। 23,850 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे। 23,750 के करीब जितना करीब मिले वहां पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। ओवरऑल इंडाइसेस में काफी प्रेशर नजर आ रहा है। जहां तक बात हम बैंक निफ्टी की करते हैं, बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस सेशन वैसे ही रहा, काफी कंसोलिडेटेड रहा और आखिरी के 1 घंटे के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर दर्ज होती हुई नजर आई है। तो बैंक निफ्टी के अंदर वैसे भी प्रेशर क्रूड ऑयल के चलते काफी बना हुआ है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि 54,000 का एक काफी क्रूशियल लेवल है। जितना करीब 53,650 के आसपास मिले वहां पर बिकवाली की सलाह रहेगी। 54,000 के स्टॉप लॉस से निचले लेवल पर मुझे लगता है सपोर्ट जो है इसका 52,300 तक देखने मिल सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। बताइए कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं कि आपने पंकज? जी, मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहूंगा दीपाली जी यहाँ पर। तो बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। प्योरली जो ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पे 923 के लेवल्स पर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 908 रुपए का मेंटेन करना है। 950 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं।
ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष हरिद्वार से। आशुतोष नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। जी मैम नमस्कार। जी पंकज सर नमस्कार। मैम मेरा सवाल है, 3 मेरे पास स्टॉक्स हैं जो लिए हुए हैं। बीएससी है, बताएं। 25 क्वांटिटी है, 2978 के भाव पे अभी लगभग 4100 के आसपास चल रही है। तो प्रॉफिट लगभग 30,000 31,000 हो रहा है। मेरा इसमें टाइम 1 साल और तक रोक सकता हूँ। दूसरा है कल्याण जी ज्वेलर्स, जो कि 80 क्वांटिटी ले रखी है, 47,000 के भाव पे, 47,000 इन्वेस्टेड है, लॉस है 20,000। तो और तीसरा है थर्मेक्स, 21 क्वांटिटी है, 68,000 इन्वेस्टेड है और 23,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मेरा आप सवाल मुझे तीनों में ये कल्याण ज्वेलर्स में बाइंग प्राइस बताइए पहले। मैम 588 आपका बाइंग प्राइस है, ठीक है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? कि इसको कल्याण ज्वेलर को रोक के रखूं या स्टॉप लॉस करके निकल जाऊं मैं? ओके, क्या सजेशन इनके लिए? बीएससी प्रॉफिट्स में 2978 की बाइंग है, थर्मैक्स 3346 की बाइंग है, कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली लॉसेस में है, ऑल द क्वांटिटी कम है। 588 की इनकी बाइंग है कल्याण ज्वेलर्स में। तो कल्याण ज्वेलर्स को लेकर ज़्यादा चिंतित है क्योंकि ये नुकसान वाली पोजीशन है। लॉस बुक करके निकल जाएं या होल्ड रखें? और बाकी दोनों पोजीशंस पर भी आपकी राय? जी, बीएससी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे लगता है कि बीएससी के अंदर डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस आप जरूर ट्रेल कर सकते हैं, 3,700 रुपए के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मोमेंटम को राइड करने की सलाह रहेगी। थर्मैक्स का भी व्यू जो है दीपाली जी मोर और लेस सेम है। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, हालांकि पिछले 2-3 दिनों में इसमें गिरावट देखने मिली है, लेकिन ये गिरावट का जो है बिल्कुल टेक्निकल है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 4,600 4,800 तक के भाव यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स की जहां तक मैं बात करूं तो फिलहाल कल्याण ज्वेलर्स के अंदर प्रेशर माउंट होते हुए नजर आ रहा है और एक थेमेटिक जो है इसके अंदर इम्पैक्ट देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से 330 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके चले यहाँ पे। ठीक है, तो सजेशन दिए गए हैं आपको और लेवल्स भी रेकमेंड किए गए हैं। 3700 का स्टॉप लॉस एक बीएससी में रखें, पोजीशन होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। साथ ही आप थर्मैक्स को भी होल्ड करें 4600 4800 के लाइकली टारगेट्स के लिए, और कल्याण ज्वेलर्स पर भी आपको राय दी गई है जहां पर आपकी पोजीशन नुकसान की है। यहाँ आप होल्ड कर ले, लेकिन एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें 330 का। बात करते हैं विश्वनाथ से, कर्नाटक से मौजूद है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। विश्वनाथ जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बताइए। नमस्ते सर, मेरे पास 2 स्टॉक है अभी इस वक्त। 6,000 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, 37 रुपए है, 37 रुपए है। अभी कहाँ तक रख सकते हैं इसको? और दूसरा स्टॉक कौन सा आपके पास? एक और एक क्या एनबीसीसी है, 1,000। एनबीसीसी में बाइंग बताइए। 94 रुपीज 10 पैसा है। वो सभी हम रख सकते हैं, कब कहाँ तक रख सकते हैं ये आप बताइए। 1,000 बताइए क्या सजेशन रहेगा इन पोजीशंस में? 95 की बाइंग एनबीसीसी और साथ ही सेंट्रल बैंक 37 रख सकते हैं हालांकि कुछ समय, क्या व्यू? जी डेफिनेटली, फिलहाल जो चार्ट का स्ट्रक्चर है ये 20 डेमा के नीचे काउंटर स्लिप होकर पिछले 1 हफ्ते से ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक 31 रुपीज का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करें और इसमें होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। एनबीसीसी के अंदर डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी शार्प नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट जो है 94 95 की रेंज में यहाँ पर देखने मिल सकता है और टोन पॉजिटिव है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा एक 88 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आपकी दोनों पोजीशंस पर होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। बी आनंद है दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। आनंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय मैम, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरे पास अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स हैं और बाइंग प्राइस है मेरी एवरेज 1436.32 और 65 यूनिट्स है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करूं या शॉर्ट टर्म पे अगर मेरा प्रॉफिट बन जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊं इस पोजीशन से?
पूछ लेते हैं अदानी ग्रीन्स, अभी तो बाइंग के आसपास ये 1436 की क्योंकि बाइंग है, 1377 पर ट्रेड हो रहा है, बट जैसे इन्होंने क्लियरली कहा कि निकल जाएं या होल्ड रखें, थोड़ा प्रॉफिट हो, या लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा स्टॉक, क्या सलाह रहेगी आपके पंकज? दिवाली जी देखिए, स्टॉक के अंदर इनहेरेंट स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। पिछले 3-4 हफ्तों से इसके अंदर लगातार बाइंग देखने मिल रही है, और वीकली कैंडल्स के ऊपर अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो हायर हाइस के फॉर्मेशंस देखने मिल रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। मार्केट कंडीशंस हो सकता है कि थोड़ा यहाँ से और भी फिजल आउट हो, लेकिन डेफिनेटली स्टॉक होल्ड करने का पोटेंशियल रखता है यहाँ पर। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डीप होगा, 1250 के आसपास का मेंटेन करिए। अगर आपका नजरिया लंबा है तो मुझे लगता है ये काउंटर 1550 1680 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए इस पोजीशन में। तपन मुखर्जी थाने से कनेक्टेड है। तपन नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी। अच्छा, मैं एक शेयर में बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। हमारे पास टोटल 45,000 शेयर हैं खरीदे हुए। वो 21 फरवरी 21 से 22 में कुछ खरीदा, कुछ 25 में खरीदा, तो 90 रुपीज एवरेज प्राइस पे। तो अभी क्या करेंगे? तो इसमें कोई कंपनी में न्यूज भी नहीं आ रही है, और ये 40 के आसपास टिका रहता है बस। तो इसमें आपसे राय मांगता हूँ कि मैं क्या करूँ इसको। ओके, क्या करना चाहिए? TTML में 90 रुपए की बाइंग, 45,000 शेयर्स, डेफिनेटली आधा हो चुका है इनके भाव से, तो 42 पर क्योंकि बंद हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए, एक मोमेंटम इसके अंदर जरूर देखने जरूर मिला था, कुछ सालों पहले की बात है, लेकिन बहरहाल इस लेवल के ऊपर मेरे ख्याल से काउंटर में एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। वॉल्यूम्स के बहुत सॉलिड कंसर्न्स है, अगर कोई भी उछाल मिलता है 45-46 के आसपास तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, और कोई जिस स्टॉक में वैल्यू मिलेगा वहां पर आप निवेश करने की सलाह रहेगी। फिलहाल इसमें एग्जिट करना होगा। ओके, एग्जिट करने की सलाह है आपके लिए। मयंक दवे है अगले व्यूअर हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मयंक नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मुझे 3 स्क्रिप्ट के लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए। एक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 6000 शेयर है मेरे पास। मेरा एवरेज परचेस है 65 रुपीज 50 पैसे का, और अभी मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तीनों स्क्रिप्ट 1 साल के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म व्यू है। सेकंड है द्वारकेश शुगर, उसकी 600 क्वांटिटी है, और 75 रुपये 12 पैसे की मेरी परचेस है। और थर्ड वन इज साधनानी नाइट्रोकेमिकल, वो 300 शेयर है। मेरी परचेस रेट है मैडम 78 रुपीज 45 पैसा। तीनों ही 3-4 साल पहले की परचेस है। नहीं, मुझे आप एक बार अपने तीसरे स्टॉक का नाम बताएंगे? आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बताया, द्वारिकेश शुगर बताया, तीसरा स्टॉक कौन सा है? और साधनानी नाइट्रोकेमिकल, अभी वो ट्रेड टू ट्रेड में चला गया है, टी ग्रुप में दिखा रहा है अभी। ओके, क्योंकि वही मैंने कहा, क्योंकि स्टॉक ऐसा नहीं है जिसके हम बातचीत। और अभी 2 रुपये 37 पैसे कुछ प्राइस दिखा रहा है, और ट्रेड में दिखा रहा है, जबकि मेरी परचेस है 78 रुपये के करीब की। ओके, तो शायद आई एम नॉट श्योर पंकज उस पर राय भी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इतनी छोटी स्टॉक है, 2 रुपये 37 पैसे का फिलहाल भाव दिख रहा है। क्या राय रहेगी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और द्वारिकेश शुगर पर? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6000 शेयर 65 रुपए की बाइंग है, द्वारिकेश शुगर 600 शेयर से 75 रुपए की खरीदारी है। ये देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर तो अभी मोमेंटम आना शुरू हुआ है। मुझे लगता है अगर आपका नजरिया लंबा है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन टाइमली स्टॉप लॉस भी यहाँ पर ट्रेल करके चले। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस 65 के आसपास की है, तो मैं थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा डीप देना चाहूंगा यहाँ पर। 290 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पे, और मोमेंटम को राइड करें। ऊपरी लेवल पर 390 और 450 तक के रेट्स यहाँ पर जरूर देखने मिल सकते हैं। जहां तक बात हम लोग द्वारिकेश शुगर की करते हैं मैम, द्वारिकेश शुगर के अंदर एक यहाँ स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने मिल रहा है। 200 डेमा का एक लेवल जो है, क्रूशियल लेवल, वो क्रॉस किया है। काफी मूविंग एवरेजेस के नीचे है, जो इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करना होगा। 40 रुपए के अगर नीचे जाता है तो एक स्टीप फॉल की इसके अंदर चांसेस बनते हैं, तो डेफिनेटली 40 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखिए। और साधना की बात मैम आपने बोला हुआ है, काफी पेनी स्टॉक है, तो मैं अपनी राय नहीं रख पाऊंगा। ओके, बात करते हैं आश्रय जैन से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जैन साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
हाँ जी, और मेरे पास 357 शेयर्स हैं BHEL के 92.42 की एवरेज पे। सो शुड आई होल्ड या शुड आई सेल इट? ओके, पूछ लेते हैं होल्ड करें या सेल करें। भेल क्योंकि 92 की बाइंग है, शानदार मुनाफे में 308 309 रुपये ऊपर एंड के भाव से, क्या सजेशन रहेगा? जी डेफिनेटली बेल स्ट्रक्चरल वाइज काफी शानदार काउंटर लग रहा है यहाँ पे। पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से अगर देखते हैं यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली हायर हाइस के फॉर्मेशन से यहाँ पर देखने मिले। रिजल्ट्स के बाद में काउंटर बहुत बढ़िया प्ले आउट हुआ, उसके बाद में थोड़ी गिरावट भी देखने मिली, बट दोबारा ये काउंटर स्टैंड हुआ। मुझे लगता है काउंटर के अंदर काफी दमखम है। 460 510 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 368 का तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर मेंटेन करके चले, और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए, इस पोजीशन पर होल्ड करें आप। राजीव पचौरी ने सवाल भेजा है लखनऊ से। राजीव नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल MCX के ऊपर है। मैं अराउंड 650 से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ अभी। मेरे पास 400 शेयर है MCX के। और दूसरा शेयर है मेरे पास हिमाद्री केमिकल, वो मैंने 68 पे बाइंग है मेरा 500 शेयर्स का। तो मुझे पूछना ये था कि इसको मैं कितना टाइम तक होल्ड और रखूं इसको मैं, तो एक मल्टी बैगर टाइप के स्टॉक है ये, तो कितना और इसका पेशेंस रखना चाहिए बिल्कुल मुझे? आपकी बाइंग इतने अट्रैक्टिव लेवल्स के आपके लिए तो मल्टी बैगर ही हो गए हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल हो या फिर MCX हो, दोनों में शानदार मुनाफा है। क्या करना चाहिए इन दोनों पोजीशंस में पंकज? देखिए MCX तो प्योरली थीमेटिक प्ले है। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर कोई भी गिरावट होती है तो एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 4000 रुपए तक के भाव इसके अंदर आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो काउंटर काफी बढ़िया और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ पे। आज के दिन के दौरान ऊपरी लेवल से थोड़ा फिजल आउट जरूर हुआ, लेकिन स्टिल 2.5% के आसपास के गेंस इसके अंदर मेंटेन होते हुए नजर आए। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये 620 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है, और उसके बाद में इसके ऊपर रिविजिट करना होगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं। संजीव जैन है जयपुर से कनेक्टेड। संजीव जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा है ऑन इमामी लिमिटेड। मेरे पास 200 शेयर है ऑन एन एवरेज ऑफ 465 एंड फॉर अ लॉन्गर टर्म हाउ डज इट लुक्स लाइक? लॉन्गर टर्म के हिसाब से कैसा लग रहा है और क्या करें अपनी इस एग्जिस्टिंग पोजीशन में, जानना चाहते हैं। इमामी 480 की बाइंग है जी। काउंटर काफी अच्छा है, लेकिन ऊपरी लेवल से बहुत फिजल आउट भी हो चुका है, लेकिन अभी संभलने की कोशिश कर रहा है। कल के सत्र के बाद में कांच की जो कैंडल यहाँ पर देखने मिल रही है, डेडिकेटेड मारूबोजू टाइप कैंडल देखने मिल रही है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनके भाव पे आते समय थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन लॉन्गर रन में काउंटर काफी अट्रैक्टिव है। अगर कोई गिरावट होती है यहाँ पे 390 के आसपास तक की, तो एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। कोई भी डिप मिले एक्यूमुलेट करिए। ऊपरी लेवल पर लंबे समय का ही नजरिया रहेगा मैम। 500 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इमामी पर। अब बात करते हैं सुनील मोदी से। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास BDL है 1301 रुपये का 45 सेट, और HL पड़े हैं 3875 का 25 सेट, और आजाद इंजीनियरिंग मैंने IPO में लगाया था और 27 सेट। कौन सा बताया आपने तीसरा स्टॉक? भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अलावा? आजाद इंजीनियरिंग। आजाद इंजीनियरिंग IPO प्राइस में। एक तो माफी चाहेंगे, दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 25 की बाइंग नहीं है, 3875 की बाइंग है, 25 शेयर्स हैं, तो इसको करेक्ट करेंगे। और आजाद इंजीनियरिंग में आपने बाइंग क्या बताई? IPO प्राइस आपका क्या था? IPO प्राइस 525। शानदार मुनाफे में आप इस पोजीशन में भी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में फायदे में है, और भारत डायनामिक्स आपका 45 शेयर्स है, 1301 की बाइंग है। क्या रहा है पंकज तीनों शेयर्स पर? देखिए मैम, BDL और HL के अंदर डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालांकि BDL जो है ऊपरी लेवल से गिरकर वापस एक रेजिलियंस दिखाया है। यहाँ पे 1310 के आसपास का एक काउंटर चल रहा है। मुझे लगता है 1250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 1450-1500 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। HL के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा पिछले एक हफ्ते से काउंटर के अंदर एक सेलिंग प्रेशर जरूर विटनेस हुआ है।
लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काउंटर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मुझे लगता है 4,800 5,100 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका मेंटेन करना होगा 4,180 रुपए का। ओके, और आजाद इंजीनियरिंग यहाँ पर 525 आईपीओ की बाइंग है। आजाद इंजीनियरिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है मैम। ये इसकी तासीर जो है काफी एग्रेसिव है। हायर हाइज के फॉर्मेशंस कंटिन्यूअसली इसके अंदर देखने मिले, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा एक कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा फिजल आउट होते हुए नजर आया है। ये स्टॉक के अंदर एक 1780 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। मोमेंटम में आने के बाद में ये स्टॉक में क्षमता है वापस से 2175 रुपए 2400 रुपए तक के टारगेट दिखाने की। ओके, बात करते हैं पंकज से। अगले व्यूअर है हमारे साथ भोपाल से। पंकज नमस्कार। मैम, मेरे पास 970 पर NSDL के 200 शेयर्स हैं, जिनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मतलब इनको अभी एवरेज किया जाए और प्राइस वेट किया जाए कि और साइड बनेगा। हेलो, NSDL 970 की बाइंग है, 817 पर बंद हुआ है। आपका नजरिया क्या है इसमें पंकज? लॉन्ग टर्म व्यू मैडम। लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? दीपाली जी सॉरी, मैं इस काउंटर के ऊपर मैं अपनी राय नहीं रख पाऊंगा फिलहाल। ओके, बात करते हैं अब अजय सिंगला से, भिवानी से कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट SMS के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। ITC पर 321 की बाइंग है, 200 शेयर्स ITC के इन्होंने खरीदे हुए हैं। लंबी अवधि का नजरिया ये लेके चल रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, क्या सलाह? जी डेफिनेटली ITC के अंदर जो पोजीशन है वो होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालांकि पिछले दिनों में हम लोगों ने विटनेस किया कि काफी स्ट्रॉन्ग जो है गिरावट यहाँ पर देखने मिली। ITC की वजह से जो डिविडेंड यील्ड है काफी शानदार है और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंटर इस लेवल्स के ऊपर काफी अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है ये काउंटर 380 450 तक के जो लेवल्स है वो छू सकता है। बहरहाल इसके अंदर वेट करना होगा, 1 साल से 2 साल का नजरिया रख के चलना होगा। ओके, तो ये रही राय आपके ITC पर। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। पंकज रानड़ हमारे साथ बने हुए आप सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अब कुछ और क्वेरीज की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ सवाल पिक करते हैं। चलते हैं पहले एक्स की तरफ। हरेंद्र ने एक सवाल भेजा है CMAC पर। 120 शेयर्स हैं CMAC के, 1233 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या लाइकली टारगेट हो सकता है। कल नंबर्स भी इसके काफी स्ट्रॉन्ग रहे थे, आज मूव भी काफी स्ट्रॉन्ग था। क्या सजेशन, लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या लाइकली रह सकते हैं CMAC में? जी डेफिनेटली काउंटर के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में देखने मिला। हालांकि 1650 1700 की रेंज में इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली ऊपरी लेवल से। मेरे हिसाब से इसके अंदर डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर मेंटेन करके चले, जो कि कल का लो है 1470 के आसपास का, वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये काउंटर एक बार 1580 क्रॉस कर देगा तो दोबारा 1700 रुपए तक के रेट्स यहाँ पर जरूर मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह। ओके,
तो 1700 तक के लाइकली टारगेट्स और 1470 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, होल्ड करने की सलाह है। बात करेंगे सतीश कुमार की, एक्स पर इन्होंने एक सवाल भेजा है। टेक्समैको रेल 6000 शेयर्स हैं, 126 की बाइंग है। सन फार्मा एडवांस 1500 शेयर्स हैं, 176 की बाइंग है। होल्ड करें या सेल, जानना चाहते हैं दोनों पोजीशंस। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, बताइए पंकज। टेक्समैको रेल एट 126, सन फार्मा एडवांस एट 176। जी, टेक्समैको रेल के अंदर मेरे हिसाब से ये काउंटर काफी वीक नजर आ रहा है। 200 डेमा के नीचे एक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन जो है 107 के नीचे यहाँ पर देखने मिल सकता है। मेरे हिसाब से टेक्समैको रेल के अंदर जो है वो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मैं लास्ट वीक में भी इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव ही मेरा आउटलुक था यहाँ पर, तो फिलहाल इसके अंदर से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और सन फार्मा की जहां तक मैं बात करूं, यहाँ पर काउंटर में काफी साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर लग रही है स्पार्क के अंदर, और आज के दिन में इसके अंदर एक बड़ी तेजी देखने मिली है। मुझे लगता है कि ये काउंटर 187 के ऊपर ही एक बढ़िया ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ पर। तो फिलहाल होल्ड करके चले 175 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये रही सलाह। टेक्समैको रेल और स्पार्क पर होल्ड कीजिए आप, दोनों में आपको टारगेट स्टॉप लॉस रेकमेंड किए गए हैं। वेल, थैंक यू पंकज आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया आपका। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। इस शो में इतना ही, नमस्कार।
मंदी है या मौका? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश की धरती से दो बातें काफी महत्वपूर्ण की, जो न सिर्फ हम भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आंखें खोल देने वाली। एक जगह उन्होंने कहा कि अगर ईरान युद्ध लंबे समय तक चला तो ये दुनिया की एक बड़ी आबादी को गरीबी में धकेल देगा, यानी मंदी की एक बड़ी आहट है। दूसरी तरफ यूरोप के बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गजों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में बहुत सारे मौके हैं, निवेश करने के मौके हैं और रोड मैप दीजिए और यहाँ पे आप निवेश करिए। भारत सरकार ने आपके निवेश के लिए काफी कुछ पहले से तैयारी कर रखी है। तो ऐसे हालात में जहां पूरी दुनिया ईरान युद्ध से त्रस्त है, ऐसे हालात में जहां पूरी दुनिया ये कोशिश करे कैसे ईरान युद्ध खत्म हो, कैसे महंगाई से निजात पाया जाए, कैसे कच्चे तेल की किल्लत से निपटा जाए, वैसे में हम इसे मौके के तौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले 5 दिनों से विदेश दौरे पर हैं और अलग अलग इंडस्ट्री संगठनों से निवेशकों के साथ बैठक करके भारत में निवेश का आह्वान कर रहे हैं। तो ऐसे में निवेश की भारत में कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं और इसके लिए सरकार ने जो कुछ किया वो काफी है या फिर और कुछ करने की जरूरत है? आज हम इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री की वो 2 खास बातें जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चला है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान काफी कुछ इशारे कर रहा है। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एशिया पैसिफिक के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा साहब हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा जी हैं, बावर ग्रुप एशिया के एमडी अनुज गुप्ता साहब हैं और साथ ही साथ लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब जुड़ चुके हैं हमारे शो में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जन्मेजय सिन्हा साहब आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 4-5 दिनों में अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और इन चुनौतियों के बीच में भारत में निवेश की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं और भारत में विकास की काफी ज्यादा संभावनाएं। मेरा सीधा सवाल आपसे कि ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक भारत में कितने ज्यादा आकर्षित हो पाएंगे? देखिए, जनवरी इस साल में सबसे मजबूत देश भारत आर्थिक मामले में माना जाता। हम लोग की ग्रोथ बहुत बढ़िया थी, इन्फ्लेशन लो था, फिजिकल डेफिसिट घटे जा रहा था और हम लोग तीसरी या चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोब में बनते जा रहे थे। फिर ये ईरान युद्ध ने हम लोग पर एक इतना बड़ा मामला सामने ले आया कि तेल का दाम बढ़ गया, सप्लाई चेन खराब हो गए, फर्टिलाइजर आने में। मगर हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भारत की आर्थिक स्थिति वैसे मजबूत है, मगर 2 चीज की बहुत भारी प्रॉब्लम है भारत में। कि एक है कि हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ये तेल और गोल्ड हरदम एक बाधा बन के पड़े हुए हैं हम लोग के ऊपर। और अब हम लोग को एक चीज, बिकॉज इसके वजह से हम लोग का रुपी भी डिप्रिशिएट करने लगता है और जब रुपी डिप्रिशिएट करता है तो निवेश आने में कठिनाइयां